आगे बढ़ते हैं फिर हम कंट्रोल फाइल के बारे में। कंट्रोल फाइल क्या होती है? कंट्रोल फाइल इज़ अ स्मॉल बाइनरी फाइल। जैसे कि हमारी एसपी फाइल ही बाइनरी फाइल होती है, वैसे कंट्रोल फाइल ही बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल वो फाइल जिसे हम रीड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई हम कैसे करते हैं? हम नहीं कर सकते, मतलब डेटाबेस के थ्रू मॉडिफाई हो सकती हैं, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ कमांड चला करके या डेटाबेस अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है कंट्रोल फाइल को। डिफाइंस करेंट स्टेट ऑफ द डेटाबेस, फिजिकल डेटाबेस। डेटाबेस की स्टेट यानी ओपन मोड, किस मोड में है डेटाबेस, ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है। मेंटेन्स इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब कि भाई डेटाबेस प्रॉपरली काम करता रहे, सारी इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज हो, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना या मैनेज वेरीफाई करना या वैलिडेट करना कंट्रोल फाइल का काम होता है। रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? एट माउंट स्टेट ड्यूरिंग डेटाबेस स्टार्टअप। माउंट स्टेज के पहले कंट्रोल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो माउंट स्टेज की बात करें तो वहाँ पे कंट्रोल फाइल की लोकेशन में मिल जाती है, पर कंट्रोल फाइल की का कोई यूज़ या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो माउंट स्टेज में ही पहली बार रिक्वायर्ड होती है जब डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर डेटाबेस के हर एक स्टेप पे, हर एक काम के लिए हमें कंट्रोल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। बिना कंट्रोल फाइल के हमारा डेटाबेस चल नहीं सकता, वो एरर दे करके शट डाउन नौकरी बंद हो जाएगा। ठीक। लिंक टू अ सिंगल डेटाबेस, एक कंट्रोल फाइल किसी एक ही डेटाबेस का हिस्सा होगी और दूसरे डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करती। ठीक। अगर कंट्रोल फाइल का लॉस हो जाएगा तो हमें रिकवरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कंट्रोल फाइल के कंटेंट्स में क्या होता है? डेटाबेस का नाम और आइडेंटिफायर। एक आइडेंटिफायर एक नंबर होता है जिससे हम डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर होती है, डेटाबेस का नाम और आइडेंटिफायर। टाइम स्टैम्प ऑफ डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस कब क्रिएट हुआ, ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर कंट्रोल फाइल के अंदर। टेबल स्पेस का नाम, जो हम डीबी डेटा फाइल कमांड चला के हमने देखा था, सेलेक्ट फाइल नेम टेबल स्पेस। मैं ये कमांड एक बार फिर से चला के दिखा देता हूँ। अभी नहीं चला पाऊँगा क्योंकि मेरा डेटाबेस नो माउंट स्टेज में है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर डेटा बेस माउंट और फिर ऑल्टर डेटा ओपन, सेलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम टेबल्स स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा बाइट स्लैश 1024/1024 फ्रॉम dba अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स। टेबल स्पेस का एल रह गया। ठीक है, फिर से ये इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉपरली नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, सेट पेजेस 1000 और ये लाइंस 132 कर लेंगे, और ये कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें विड्थ कम करनी पड़ेगी, ये 70 करनी पड़ेगी, और इस टेबल स्पेस नेम की विड्थ हमें ये 15 करनी पड़ेगी। तो हमारी आउटपुट अब अभी प्रॉपर दिख रहा है। तो हमारे डेटाबेस में टेबल स्पेसेस कौन से हैं? सिस्टम, सिसॉक्स, अंडू, यूजर्स, हरियाणा और बंगाल, इतने नाम के टेबल स्पेसेस हैं हमारे। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है। नेम एंड लोकेशंस ऑफ डेटा फाइल्स, ये नेम है फाइल का और ये लोकेशन है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? कंट्रोल फाइल के अंदर। रीडू लॉग फाइल की बात है, रीडू लॉग फाइल की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें सेलेक्ट मेंबर फ्रॉम वीडियो लॉग फाइल से मिलती है। ये नाम है, फाइल लोकेशन है, और ये फाइल का नाम है। ठीक है, 3, इसमें 3 दिखा रहा है, इसमें 2 दिखा रहा है, उसमें 1 दिखा रहा है। तो 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 ग्रुप्स हैं ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स के। पहले डेटाबेस 1 पे लिखेगा, 1 भर जाएगा तो 2 पे लिखेगा, और 2 भर जाएगा तो डेटाबेस हमारा 3 वाले ग्रुप पे लिखता है। ठीक है, तो नेम एंड लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स एंड रीडू लॉग फाइल्स, ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है। करंट रीडू लॉग फाइल सीक्वेंस नंबर,
अब रीडू लॉग फाइल सीक्वेंस नंबर क्या होता है? हमारे पास कितनी रीडू लॉग फाइल्स हैं? 1, 2 और ये 3 रीडू लॉग फाइल है। 1, 2, 3। ठीक, तो डेटाबेस क्या करेगा? 1 पे लिखेगा, सीक्वेंस नंबर 1 हो गया। फिर वो 1 के बाद 2 पे लिखेगा तो सीक्वेंस नंबर 2 हो गया। फिर 2 के बाद वो 3 पे लिखेगा तो सीक्वेंस नंबर 3 हो गया। लेकिन जब 3 के बाद वो फिर से 1 पे लिखेगा ना, तो 3 के बाद सीक्वेंस नंबर आएगा 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, ऐसे करके ये सर्कुलरली सीक्वेंस चलता रहता है। और इसी सीक्वेंस नंबर के हिसाब से जो सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस नंबर की आर्काइव लॉग फाइल बनती है। ये ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल है और जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन कॉपी होकर आर्काइव रीडू लॉग फाइल में जाती है और ये फाइल लिखने का काम करता है आर्काइवर बैकग्राउंड प्रोसेस। ठीक है, करेंट रीडू लॉग फाइल सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है। चेक पॉइंट की इंफॉर्मेशन हमने चेक पॉइंट बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर देखा था, क्या कि जब चेक पॉइंट प्रोसेस चलती है तो वो क्या अपडेट करती है? कंट्रोल फाइल की और डेटा फाइल के हेडर को अपडेट करती है। और किसको नज करती है या फिर किसको इंस्ट्रक्ट करती है? डेटाबेस राइटर प्रोसेस को, ताकि वो डर्टी बफर्स को डेटा फाइल में लिखे। ये होता है चेक पॉइंट बैकग्राउंड प्रोसेस का इंफॉर्मेशन। बिगिन एंड एंड ऑफ अंडू सेगमेंट्स, अगर ये बताऊंगा तो बहुत टाइम लेगा। रीडू लॉग फाइल आर्काइव इन्फॉर्मेशन, जो हमारी ये ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स बने, जो इनके आर्काइव्स बने, उनकी इन्फॉर्मेशन, आरएमएन का जो बैकअप होता है, ये इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है। और ये एक इंटरव्यू का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कंट्रोल फाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाट इज स्टोर्ड इन कंट्रोल फाइल या व्हाट इज कंट्रोल फाइल। ये इंटरव्यू में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। कंट्रोल फाइल की लोकेशन देखने की कमांड क्या है? शो पैरामीटर कंट्रोल या कंट्रोल फाइल। तो कंट्रोल फाइल से ये और भी पैरामीटर दिखा रहा है, पर हमें ये वाले हमारे कंट्रोल फाइल की लोकेशन बता रहा है। क्या ये यूजर वन ऐप ओरेकल ओरेटा डीबी मास्टर कंट्रोल फाइल के अंदर ये कंट्रोल फाइल है हमारी पहली, और दूसरी यूजर वन ऐप ओरेकल फास्ट रिकवरी एरिया डीबी मास्टर कंट्रोल फाइल के अंदर ये सेकंड वाली कंट्रोल फाइल है। तो 2 कंट्रोल फाइल हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा एक और क्या तरीका है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विडोलर कंट्रोल फाइल से भी हम कंट्रोल फाइल की डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, एक ये कंट्रोल फाइल हमारी और एक ये सेकंड वाली कंट्रोल फाइल। तो कंट्रोल फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम शो पैरामीटर कंट्रोल चलाएंगे या फिर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विडोलर कंट्रोल फाइल से भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब अगर मैं एक चीज़ और चेक करूं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे नो माउंट स्टेज के अंदर क्या ये कमांड चलेगी। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चेक करना चाहता हूँ। मैंने डेटाबेस को नो माउंट किया, ओपन नहीं किया, माउंट या ओपन नहीं किया। अब मैं कमांड चलाना चाहूँ तो ये कमांड नहीं चल तो रही है, पर ये आउटपुट नहीं दे रही, क्योंकि कंट्रोल फाइल की लोकेशन फ़िलहाल तक अभी इसके पास अवेलेबल नहीं, कंट्रोल फाइल रीड नहीं हुई अभी। ठीक है, कंट्रोल फाइल की लोकेशन, जबकि ये वाली कमांड चलेगी हमारी, शो पैरामीटर कंट्रोल वाली कमांड चलेगी। ठीक है, तो ये कमांड चल तो रही है पर ये आउटपुट नहीं दे रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। शट डाउन मोड्स की बात करते हैं। शट डाउन मोड्स 4 तरीके के होते हैं: शट डाउन नॉर्मल, शट डाउन ट्रांजैक्शनल, शट डाउन इमीडिएट और शट डाउन अबॉर्ट। 4 तरीके के शट डाउन होते हैं। ठीक है, शट डाउन के ऑप्शन क्या है? शट डाउन नॉर्मल, शट डाउन ट्रांजैक्शनल और शट डाउन इमीडिएट। तो अगर हम इन तीनों में से कोई भी होते हैं, इन तीनों में से ये नॉर्मल, ट्रांजैक्शनल या इमीडिएट की बात करें, तो हमारा डेटाबेस बफर्स, जो भी डेटाबेस बफर कैशे में जो भी डर्टी बफर्स होते हैं वो डेटा फाइल में लिख दिए जाते हैं।
जो भी अनकमिटेड चेंजेस होते हैं वो रोल बैक हो जाते हैं और रिसोर्सेज को प्रॉपरली रिलीज हो जाता है। ये हमारा प्रॉपर या कंसिस्टेंट शटडाउन होता है, चाहे हम शटडाउन नॉर्मल करें, शटडाउन ट्रांजैक्शनल करें या शटडाउन इमीडिएट करें। और उसके बाद हम शटडाउन के बाद हम डेटाबेस को वापस अप करते हैं तो कोई इंस्टेंस रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जबकि हमारा जो आपका ये शटडाउन अबॉर्ट है, ये इनकंसिस्टेंट शटडाउन है या फिर इंस्टेंस फेलियर हो जाता है, उस केस में हमारा डेटाबेस प्रॉपरली शटडाउन नहीं होता। मॉडिफाइड बफर्स आर नॉट रिटन टू डेटा फाइल्स, अनकमिटेड चेंजेस रोल बैक नहीं होते हैं और हमारा डेटाबेस जो शटडाउन होके आता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, डर्टी होता है। और जब हम डेटाबेस को वापस अप करते हैं तो रीडू लॉग फाइल्स की इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में वापस अप्लाई किया जाता है, अंडू सेगमेंट्स की चेंजेस की मदद से रोल बैक किए जाते हैं अनकमिटेड ट्रांजेक्शन्स को, और रिसोर्सेज को रिलीज होते हैं कब, जब हम डेटाबेस को अप करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहले तीनों के बारे में। शटडाउन नॉर्मल, नॉर्मल इज द डिफॉल्ट शटडाउन मोड, यानी अगर मैं सिर्फ शटडाउन लिखूँ ना तो शटडाउन नॉर्मल होगा। नॉर्मल इज द डिफॉल्ट शटडाउन मोड, नॉर्मल डेटाबेस शटडाउन प्रोसीड विद द फॉलोइंग कंडीशन। जब हम शटडाउन नॉर्मल करेंगे तो ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ता है। कैसे? नो न्यू कनेक्शंस कैन बी मेड। कोई भी डेटाबेस में अगर नया कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँ, मैंने शटडाउन नॉर्मल चला दिया, तो अगर मैं डेटाबेस में कोई भी नया कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर देगा कि इंस्टेंट शटडाउन इन प्रोग्रेस, ऐसे करके एरर देगा। ठीक। द ओरेकल सर्वर वेट्स फॉर ऑल यूजर्स टू डिस्कनेक्ट बिफोर कंप्लीटिंग द शटडाउन। जितने भी यूजर्स हैं डेटाबेस में, डेटाबेस वेट करेगा कि वो सारे यूजर डेटाबेस में अपना जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम कंप्लीट करें और डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो जाएं। और जब वो डिस्कनेक्ट होकर डेटाबेस से बाहर आएंगे तभी डेटाबेस शटडाउन होगा, उससे पहले डेटाबेस हमारा शटडाउन नहीं होगा। ठीक है। डेटाबेस एंड रीडू बफर्स आर रिटर्न टू डिस्क। जो भी डेटाबेस के अंदर बफर्स हैं वो सारे के सारे डिस्क में लिख दिए जाते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसेस टर्मिनेट, बंद कर दी जाती हैं और एसडी मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है। ओरेकल क्लोज करता है और डिसमाउंट करता है डेटाबेस को, उसके बाद इंस्टेंस को शटडाउन किया जाता है। नेक्स्ट स्टार्टअप में इंस्टेंस रिकवरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम आते हैं शटडाउन ट्रांजैक्शन में और ये देखने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल और ट्रांजैक्शन में आके डिफरेंस क्या होता है। अ ट्रांजैक्शनल शटडाउन प्रिवेंट्स क्लाइंट्स फ्रॉम लूजिंग वर्क। और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस शटडाउन प्रोसीड विद फॉलोइंग कंडीशन। इसमें भी सेम है, नो न्यू कनेक्शन कैन बी मेड, नो क्लाइंट कैन स्टार्ट अ न्यू ट्रांजैक्शन। जब मैंने शटडाउन ट्रांजैक्शनल चला दिया ना तो डेटाबेस के अंदर कोई भी क्लाइंट नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब जो भी कमांड उसने चलाई है उसके अलावा कोई नई कमांड वो नहीं फायर कर सकता। और अ क्लाइंट इज डिस्कनेक्टेड व्हेन द क्लाइंट एंड्स द ट्रांजैक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस। जो भी काम डेटाबेस को यूजर कर रहा है, जैसे ही वो काम उसका कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डेटाबेस शटडाउन में आगे बढ़ जाएगा। व्हेन ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, कोई भी यूज़र का ट्रांजैक्शन जैसे वो कंप्लीट होगा तो उस यूज़र को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे मान लो 10 यूज़र हैं तो उन सबके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए डेटाबेस वेट करेगा और जब सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो शटडाउन ऑटोमेटिकली या फटाफट से इमीडिएटली हो जाता है। वही डेटाबेस एंड रीडू बफर्स रिटर्न टू डिस्क। और नेक्स्ट स्टार्टअप के लिए इंस्टेंस रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मल और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल में क्या है, डेटाबेस वेट करेगा कि सारे यूजर्स अपना जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम कंप्लीट करके डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो जाएं। जब वो डिस्कनेक्ट होंगे तब वो शटडाउन पर प्रोसीड करेगा। ट्रांजैक्शनल में क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट या एंड होने का वेट करेगा। जैसे ही जो ट्रांजैक्शन अभी प्रोग्रेस में है वो कंप्लीट हो जाएंगे, डेटाबेस शटडाउन के आगे बढ़ जाएगा। जितने भी ट्रांजैक्शन सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शन यूजर्स के चल रहे हैं, जब वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो डेटाबेस फिर शटडाउन में आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं शटडाउन इमीडिएट। इमीडिएट डेटाबेस शटडाउन ऐसे सेम वही है, नो न्यू कनेक्शंस कैन बी मेड, नो क्लाइंट कैन स्टार्ट अ न्यू ट्रांजैक्शन, कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं। करंट एसक्यूएल स्टेटमेंट बीइंग प्रोसेस्ड बाय ओरेकल आर नॉट कंप्लीटेड। जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो भी कमांड्स अभी डेटाबेस में चल रही हैं वो सारी की सारी कंप्लीट नहीं होती हैं। ओरेकल सर्वर डज नॉट वेट फॉर द यूजर्स हु आर करेंटली कनेक्टेड टू डेटाबेस टू डिस्कनेक्ट। ओरेकल रोल्स बैक एक्टिव ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी करंट में ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं ओरेकल उनको कंप्लीट होने का वेट नहीं करता और उनको रोल बैक कर देता है। और जितने भी यूजर्स डेटाबेस में कनेक्टेड हैं उन सबको डिस्कनेक्ट करता है, सारे बफर्स को डिस्क में लिखता है और फिर क्लोज और डिसमाउंट करता है डेटाबेस को। और अगले इंस्टेंस के स्टार्टअप के लिए हमें रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल में
जो यूज़र्स हैं वो अपना सारा काम करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे, तब डेटाबेस शट डाउन होगा। ट्रांजैक्शनल में जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं वो सारे कंप्लीट होंगे, तब डेटाबेस शट डाउन होगा। इमीडिएट में क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और रोल बैक कर दिया जाएगा और यूज़र्स को डिस्कनेक्ट करके डेटाबेस शट डाउन हो जाएगा। अब हम आते हैं शट डाउन अबॉर्ट पे। अगर नॉर्मल और इमीडिएट शटडाउन काम नहीं करते हैं, कि कभी कभी आप शटडाउन इमीडिएट चलाओ या शटडाउन चला दो तो वो काम नहीं करता, वो अटक जाता है, तो उस केस में हमें शटडाउन अबॉर्ट चलाना पड़ता है। शटडाउन अबॉर्ट इज अबॉर्टिंग एन इंस्टेंस प्रोसीड विद द फॉलोइंग कंडीशन: करंट एसक्यूएल स्टेटमेंट बीइंग प्रोसेस्ड बाय द ओरेकल सर्वर आर इमीडिएटली टर्मिनेटेड। जो कुछ भी डेटाबेस में चल रहा है वो सब इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, रोल बैक होता है, इसमें वो टर्मिनेट हो जाता है। ओरेकल डज नॉट वेट फॉर यूजर्स करेंटली कनेक्टेड टू डेटाबेस टू डिस्कनेक्ट। डेटाबेस एंड रीडू बफर्स आर नॉट रिटन टू डिस्क। डेटाबेस या फिर जो रीडू बफर्स हैं वो डिस्क पे लिखे नहीं जाते हैं। अनकमिटेड ट्रांजेक्शंस आर नॉट रोल बैक। इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड विदाउट क्लोजिंग द फाइल्स। जो भी फाइल्स ओपन थी इंस्टेंस की, या फिर हमारा जो भी क्या नाम है कि ये डेटाबेस हमारा जो ओपन था उसको बंद नहीं करता है, इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाता है। डेटाबेस इज नॉट क्लोज और डिसमाउंटेड। द नेक्स्ट स्टार्टअप रिक्वायर्स इंस्टेंस रिकवरी। जब हम इसके बाद फिर डेटाबेस को स्टार्टअप करेंगे तो इंस्टेंस रिकवरी की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑटोमेटिकली यानी खुद से हो जाती है। और एक ये खास बात है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू बैकअप डेटाबेस दैट इज इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। इनकंसिस्टेंट स्टेट यानी कि जब हम डेटाबेस को हमने शटडाउन अबॉर्ट चलाया तो हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, तो उस स्टेट में हमें डेटाबेस का बैकअप नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हमने सीखा है इसी को डायग्राम में देखते हैं। शटडाउन नॉर्मल, शटडाउन ट्रांजैक्शनल। इसमें क्या है, जो भी बफर्स हैं वो डिस्क पे लिखे जाते हैं, अनकमिटेड चेंजेस रोल बैक होते हैं और रिसोर्सेस रिलीज हो जाते हैं। और शटडाउन होकर जो हमारा डेटाबेस मिलता है वो कंसिस्टेंट और क्लीन होता है और दोबारा स्टार्टअप के लिए हमें रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बात करें शटडाउन अबॉर्ट की, तो मॉडिफाइड एफर्ट्स डिस्क में नहीं लिखे जाते हैं, अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस रोल बैक नहीं होते हैं और हमारा जो डेटाबेस मिलता है वो इनकंसिस्टेंट मिलता है। और जब हम वापस डेटाबेस को स्टार्टअप करेंगे तो हमें रिकवरी की जरूरत पड़ेगी यूजिंग रीडू लॉग, और अंडू सेगमेंट्स को रोल बैक करने के अंडू सेगमेंट्स का यूज़ करेंगे हम। और जब हम दोबारा स्टार्टअप करते हैं तो फिर रिसोर्सेज जो कि पुराने टाइम पे यूज़ थे वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरेकल होम। नहीं ठीक है ये तो। ठीक है, ओरेकल होम क्या हाँ होता है? ठीक है। ओरेकल होम वो डायरेक्टरी है जहाँ पे हम ओरेकल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ओरेकल होम इज़ द डायरेक्टरी वेयर ओरेकल सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। जो आप लोग को वो दिया था ना, मैंने डॉक्यूमेंट दिया था, जो एक स्क्रीनशॉट वाला डॉक्यूमेंट था, उसमें एक लोकेशन होती है जहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और सॉफ्टवेयर को अनजिप करते हैं। उसी लोकेशन पे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वही लोकेशन हमारी ओरेकल होम कहलाती है। अगर मैं इस वाले में देखूं तो इको डॉलर ओरेकल अंडरस्कोर होम अगर मैं करूँगा तो ये लोकेशन U01 ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 19.0 DB होम, ये लोकेशन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। ये लोकेशन स्टार्टिंग में हम ये फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir-p कमांड से, और इसी लोकेशन पे अनजिप कमांड से सॉफ्टवेयर को अनजिप करते हैं। तो यही लोकेशन वो वाली हमारी ओरेकल होम कहलाती है, क्योंकि इसी लोकेशन पे हम ओरेकल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इस ओरेकल होम के अंदर होता क्या है, ओरेकल की बाइनरीज जैसे SQL प्लस DBCA, ये जो भी SQL प्लस हम लोग चलाते हैं ये इसी ओरेकल होम के अंदर बिन फोल्डर के अंदर होता है। DBCA से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, बाइनरी फाइल्स हैं, सारी की सारी ये सारी ओरेकल होम के अंदर ही होती हैं। एक और बाइनरी जैसे लिसनर चेक करने के लिए एक LSNR-CTL करे कमांड होती है, वो बाइनरी, जितनी भी ओरेकल से रिलेटेड बाइनरीज हैं वो सारी की सारी बाइनरीज ओरेकल होम के अंदर बिन फोल्डर के अंदर होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जैसे कि एक लिसनर डॉट ऑरा होती है कि लिसनर किस किस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। एक TNS नेम्स डॉट ऑरा होती है, वो ये बताता है कि डेटाबेस किस किस कनेक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं ओरेकल होम में।
लाइब्रेरीज कई सारी होती हैं और यूटिलिटीज़ कई सारी होती हैं। ओरेकल को अपना काम करने के लिए, जो रिक्वायर्ड डेटाबेस को चलाने के लिए कई सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी लाइब्रेरीज और यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। वो सब भी ओरेकल होम के अंदर ही होती हैं। थिंक ऑफ इट एज द एक्चुअल होम ऑफ ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जहाँ ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है वो ओरेकल होम कहलाता है। ठीक है, द प्लेस वेयर ओरेकल लिव्स एंड रन्स फ्रॉम। वो प्लेस या वो लोकेशन जहाँ से ओरेकल का डेटाबेस रहता है या चलता है, यहाँ से, उसे हम ओरेकल होम कहते हैं। एग्जाम्पल पाथ, यही जो हमारा ओरेकल होम है, इसे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फिर एक बात करते हैं, एक ओरेकल होम होता है, एक ओरेकल बेस होता है। ओरेकल बेस यानी जैसे हम जब डॉट स्पेस और INV चलाते हैं ना, DB मास्टर चलाया मैंने, फिर से चला हुआ है, फिर से चला रहा हूँ, तो देखो द ओरेकल बेस हैज़ बीन सेट टू यूजर वन ऐप ओरेकल, ये लिख रहा है द ओरेकल बेस हैज़ बीन सेट टू। देखो यहाँ ओरेकल बेस, जब हमने ये कमांड चलाई स्टार्टिंग में, तो ये 3 कमांड हमने सेट करी थी, ओरेकल होम, ओरेकल SID और पाथ। इन 3 चीज़ों से हमारा काम हो जाता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम और INV चलाते हैं तो इसके अलावा ओरेकल बेस भी सेट करता है वो। ओरेकल बेस क्या है देखते हैं हम लोग। ओरेकल बेस इज द रूट डायरेक्टरी वेयर अंडर विच ऑल ओरेकल रिलेटेड फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक्स, एडमिन फाइल्स, बैकअप्स एंड मोर। ठीक है, तो ओरेकल बेस वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर सिर्फ ओरेकल डेटाबेस नहीं, डेटाबेस के अलावा भी जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी डायग्नोस्टिक्स की फाइल से लेके सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ओरेकल बेस के अंदर। थिंक ऑफ इट एज द मेन कैबिनेट और द वर्क स्पेस वेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू ओरेकल, नॉट जस्ट वन डेटाबेस, इज नीटली स्टोर्ड। एक बड़ा सा अलमारी कह लो जिसके अंदर सिर्फ ओरेकल डेटाबेस नहीं, उसके अलावा जितने भी ओरेकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे ओरेकल बेस के अंदर स्टोर होते हैं। हमारे केस में जैसा क्या है, यूजर वन ऐप ओरेकल, यही हमारा ये ओरेकल बेस की लोकेशन है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर वन ऐप ओरेकल प्रोडक्ट जाएगा ओरेकल होम के लिए, जो ओरेकल डेटाबेस वाला है। फिर यूजर वन ऐप ओरेकल, अभी इस लोकेशन पे चलते हैं हम लोग, यूजर वन ऐप ओरेकल, और यहाँ पे लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद LS -LTR, तो ये प्रोडक्ट दिखा रहा है डेटाबेस के लिए। फिर ये डायग दिखा रहा है, डायग यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स के लिए, जो भी जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे, एक अलर्ट लॉग फाइल होती है। अलर्ट लॉग फाइल के अंदर डेटाबेस के चलने से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ऐसे ही जितनी भी फाइल्स चलती हैं उनके एक लॉग बनाता है ओरेकल, डायग्नोस्टिक्स, ताकि चेक करने के लिए इनकेस कभी इशू आए तो किस फाइल में या किस प्रोसेस में दिक्कत आई, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए हम डायग्नोस्टिक्स या लॉग्स बनाते हैं। वो इस लोकेशन के अंदर होती है। फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और यूजर वन ऐप ओरेकल एडमिन के अंदर। ठीक है, ये एडमिन फोल्डर होता है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती हैं। तो ओरेकल बेस वो रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर ओरेकल रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसी के अंदर ओरेकल होम होगा, डायग्नोस्टिक की फाइल्स होंगी और कई सारी चीज़ें होंगी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ओरेकल होम इज़ इनसाइड ओरेकल बेस। ओरेकल जो बेस है बड़ी सी अलमारी है और उसके अंदर का एक जो शेल्फ है वो ओरेकल होम हो गया। ठीक है, ओरेकल बेस इज लाइक द टॉप लेवल रूट एंड ओरेकल होम इज लाइक अ स्पेसिफिक वर्जन्स इंस्टॉल फोल्डर। मत समझो।